Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs from 30th of January to 5th of February 2023. जो बाइडन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, मतलब कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं और अमेरिकन सिटीजन है उसके पास, तो ये एक एस्ट्रोनॉट है। उनको क्या अपॉइंट किया है, यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर की जनरल पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया है। हिज नेम इज़ राजा चारी। तो राजा चारी हमारे पास क्या है, एयरफोर्स कोल राजा जे चारी, ठीक है। इनको क्या बनाया है, इनको बनाया है यूएस का जो एयरफोर्स है उनके ब्रिगेडियर का जनरल बनाया है, ठीक है। तो आजकल जो राजाचारी हैं ये क्रू 3 मिशन के कमांडर हैं और एक एस्ट्रोनॉट भी हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे सर्व करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ नासा में ये साइंटिस्ट हैं, मतलब कि साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं और क्रू 3 के कमांडर हैं। इनको यूएस एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स हैं, लाइक डिप्टी एनएसए, ठीक है। डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, वो है रिटायर्ड डीजी ऑफ पीएसएफ पंकज कुमार सिंह। अनुराग कुमार को सीएमडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सूर्य कुमार यादव को क्या बनाया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की एक नया कैंपेन है उसको लॉन्च करने के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य कुमार यादव को। इंडियाज़ विनाया प्रकाश सिंह न्यू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। मैथिली ठाकुर बिहार की स्टेट आइकन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट उनको किया हुआ है, ठीक है। प्रवीण एस श्रीवास्तव एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज़ एक्टिंग सीवीसी, ये इंडिया के हैं। जो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये जनवरी 2023 की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट रीनेम्स दिल्ली मुगल गार्डनर्स एज, ठीक है। दिल्ली में मुगल गार्डन है, कहाँ पे है, जो हमारे पास राष्ट्रपति भवन है ना उसके अंदर हमारे पास है मुगल गार्डन्स, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके अमृत उद्यान जो है उनका नाम रखा हुआ है। अभी आपको पता है कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राजपथ है, ठीक है, राजपथ जो है उसका नाम रखा था कर्तव्य पथ। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, जो मुगल गार्डन है जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है उसका नाम अमृत उद्यान जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। जो ये मुगल गार्डन है ना, ये बनाया था एडविन ल्यूटिन्स ने, ठीक है, जिसने हमारी संसद बनाई थी, उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है एडविन ल्यूटिन्स ने 1917 में, ठीक है। और 1928-29 में यहाँ पे प्लांटेशन की गई थी और इसका आर्किटेक्चर है इंडियन एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। अब राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे हमारे पास गार्डन्स हैं, लाइक ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन। तो इस तरह के हमारे पास राष्ट्रपति भवन के अंदर ये गार्डन्स हैं और मुगल गार्डन्स जो राष्ट्रपति भवन के अंदर था उनका नाम रखा है अमृत उद्यान। So Khadi Fest 23 inaugurated in, that is डी मुंबई। सो खादी का जो फेस्टिवल है 2023 का वो इनागुरेट किया गया है मुंबई में। किसने इनागुरेट किया है, मनोज कुमार, जो कि चीफ हैं, किसके हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के चीफ है। जो ये KVIC है ना, ये किसके अंदर आता है, ये आता है MSME मिनिस्ट्री के अंदर। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये आती है। सो जो KVIC का हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, मुंबई में है। तो वहाँ पे जो एक खादी फेस्ट है 2023 वो वहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक ये चलेगा। और इस फेस्ट में बहुत सारी जितनी भी हमारे पास खादी से रिलेटेड आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी होगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, वो उन प्रदर्शनी को देखेंगे, जब वो उनको देखेंगे तो वो उनको खरीदेंगे। इस तरह से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, पता लगेगा कि खादी का भी प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लोगों को जानकारी होगी तो लोग इनको खरीदेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसी को बढ़ाने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये बनाया जा रहा है। इसमें पश्मीना होगा, कलमाकारी होगा, फुलकारी होगा, तुषर सिल्क होगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, टी भी होंगे, कहवा, हनी, बम्बू प्रोडक्ट्स, कारपेट्स, एलोवेरा प्रोडक्ट्स और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि रिलेटेड टू खादी है और जो हमारे अपने इंडिविजुअल हैं इंडिया के, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे प्रदर्शनी की जाएगी और लोग उनको वहाँ से खरीद भी सकते हैं। अब KVIC ये जो बना था 1957 में बना था, बट ये इसका जो एक्ट है
एक्ट है केवीआईसी का, वो 1956 में पास हो गया था, एक्ट 1956, और लागू कब हुआ था 1957 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आता है। ठीक है, अब केवीआईसी का मतलब क्या होता है, केवीआईसी का मतलब ये होता है कि जितने भी खादी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करवाना पूरे के पूरे इंडिया या पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब केवीआईसी के चेयरमैन कौन है, दैट इज़ मनोज कुमार। सो लुमिनस एक कंपनी है टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन, ठीक है, ग्रीन जो सोलर पैनल्स हैं, ग्रीन मतलब कि CO2 जो एमिशन होगी ना इनसे, इस तरह के सोलर पैनल से, वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। ठीक है, तभी इनको ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, फर्स्ट है ये, इंडिया का पहला है, जो कि कौन बना रहा है, लुमिनस बना रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बना रहा है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में ये बनेगा। तो इस तरह की ये फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में इस तरह के जो सोलर पैनल हैं वो डेवलप किए जाएंगे, जो कि CO2 एमिशन को बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे। कितना कम करेंगे, मतलब कि एक साल में 70 मिलियन टन्स पर ईयर इतना रिड्यूस हो जाएगा कार्बन एमिशन हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन इसको किसने दिया है कि ये ग्रीन सोलर पावर पैनल फैक्ट्री है, ये दिया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रीन जो सर्टिफिकेट्स देते हैं कि ये ग्रीन है या नहीं है, वो देते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, किसके लिए, ये जो पैनल्स है ना, सोलर पैनल्स, इनको बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। कम से कम हम लेड और मरकरी का कम से कम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, इंसानों के लिए और पशु के लिए। ठीक है, सभी के लिए, एनिमल्स के लिए भी, तो सबके लिए वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो उसको हमने रिड्यूस करना है और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करना है, ताकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हमारे पास इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको भी रिड्यूस कर सकें। तो ठीक है, तो हम हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स जो हैं वो हम बनाएंगे, किस के लिए, जो कि हम कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम जैसे अपने घर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ये एरिया है जहाँ पे ये फैक्ट्री बनेगी वो है 4.5 लाख स्क्वायर फीट या 10 एकड़ के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे जनरेशन होगी 500 मेगावाट, एक साल में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसको हम 1 गीगावाट पर एनम भी कर सकते हैं। अब है शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज डी बोथ A and B, दैट इज पेप्सिको एंड केयर। ठीक है, पेप्सिको और केयर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, शी फीड्स द वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रोग्राम चला रहे हैं। शी फीड द, इसके नाम से पता चल रहा है, शी मतलब कि ये फीमेल के लिए कोई प्रोग्राम है। ठीक है, फीड्स मतलब कि ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो आप इसी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये जो पेप्सिको एंड केयर है ये इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये इसको आगे चला रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास वुमेन्स होंगी, कौन वुमेन्स होगी, जो BPL की वुमेन्स हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको क्या करेंगे, उनको स्किल देंगे, किसके बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के बारे में स्किल्स देंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ करना है, जो पैसे हम आपको देंगे उन पैसों का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है हमने एग्रीकल्चर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी फिर क्या हो गया, मार्केट में जाएगा तो मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छी वैल्यू मिलेगी तो मार्केट में हमारे पास फूड भी इंक्रीज़ हो जाएगा, फूड इंक्रीज़ होगा हमारी न्यूट्रिशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ होगा तो सोशल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो माल नरिशमेंट या कुछ जो कमजोरी वगैरह होती है छोटे बच्चों में, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, हंगर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह के ये सारे के सारे इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको कि इसमें हम किस तरह से इंक्रीज़ करनी है हमने प्रोडक्टिविटी, वुमेन को हम बताएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, किस तरह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिशन जो है ये बंगाल से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे 1.5 जो मिलियन पीपल है इस प्रोग्राम से बेनिफिट उनको प्रोवाइड होगा। ठीक है, और इस तरह से वो पेप्सिको और केयर क्या कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ, मतलब कि जो BPL की औरतें हैं, वोमेंस हैं, उनका स्टेटस, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक है, उनके पास पैसा आएगा क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होगा, एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होगा तो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उनके ऊपर मार्केट में बेच के पैसा इंक्रीज़ होगा, पैसा आएगा। ठीक है, 48,000 जो वुमेन्स हैं BPL के अंदर, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में लाएंगे और उनकी दशा को सुधारेंगे।
तो इस तरह से हम वुमेन्स को इस सेक्टर में लेके आएंगे, एग्रीकल्चर में लेके आएंगे। अभी अभी एक रिसर्च हुई है, अगर सपोज करो एक मैन है, ठीक है, एक वुमेन है, ठीक है, दोनों है, अगर हम इनको इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज दें एग्रीकल्चर करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए, ठीक है, जो प्रोडक्शन होगी या जो रिजल्ट होगा ना, वो 20 से 30% ज़्यादा अच्छा होगा वीमेन के केस में। तभी हम वीमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और 150 जो मिलियन लोग हैं उनकी जो हंगर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। So India and dash dash sign MOU to introduce 12 अफ्रीकन चीताज एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years। अभी क्या हुआ है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के अंदर क्या क्या होगा, अगले आने वाले 8 से 10 सालों तक हम हर साल 12 चीता जो है हम लेके आएंगे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आएंगे। आपको पता है कि 1951 के बाद एक भी चीता हमारे पास इंडिया में नहीं था, ठीक है। अभी हम पिछले साल हमने 12 चीता लेके आए थे, 8 चीते लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे हम उनको हम नामीबिया से लेके आए थे, ठीक है, नामीबिया से लेके आए थे। नामीबिया भी इज़ ऑल्सो ए अफ्रीकन कंट्री, तो वहाँ से लेके आए थे प्रोजेक्ट चीता के अंडर। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर ही हम कितने लेके आएंगे, 12 चीता, हर साल 12 चीता लेके आएंगे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, ठीक है। अभी फरवरी 2023 में हम 12 चीता लेके आएंगे, फिर अगले साल 12, फिर उसके अगले साल 12। तो इस तरह से हम 50 से ज़्यादा जो चीता है वो उनको लेके आएंगे और उनको जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क है पूरे ऑल इंडिया में वहाँ उनको रखेंगे जहाँ जहाँ भी सूटेबल होगा, ठीक है। ताकि ये क्यों लेके आ रहे हैं हम, ये इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में एक भी चीता नहीं था, तो उनकी चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए था कि वो विलुप्त ना हो हमारे इंडिया से, तो उसके लिए हम इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोजेक्ट चीता जो है हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ से हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से हम चीता लेके आ रहे हैं इंडिया। और अफ्रीका का एक नामीबिया देश है, वहाँ से लेके आए थे हम 8 चीता। अब हम 12 चीता कहाँ से लेके आएंगे, हर साल 12 लेके आएंगे अगले आने वाले 8 से 10 सालों तक। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। एरो इंडिया 2023 टू बी हेल्ड इन दैट इज सी बेंगलुरु। सो एरो इंडिया 2023 क्या होगा, एक तरह का ये इवेंट होगा। इवेंट किस चीज़ का होगा, जो हमारे पास डिफेंस के जो हमारे पास जहाज़ हैं और दूसरे एविएशन के जो जहाज़ हैं उनकी एक प्रदर्शनी होगी, उनका एक एयर शो होगा, ठीक है। उस एयर शो में क्या आएंगे, उस एयर शो में बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, ठीक है, थिंक टैंक्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आके क्या देखेंगे, हमारे जहाज़ों को देखेंगे, हमारे डिफेंस सिस्टम को देखेंगे और उनमें क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टर भी होंगे, वो क्या करेंगे, उनको देख के, हमारे एयर शो को देख के वो क्या देखेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर इन्वेस्टर इन पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम इसको और एडवांस बना सकते हैं, इसमें हम और इनोवेशन लेके आ सकते हैं और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और तेज़ कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है, नए फीचर्स इसमें लेके आ सकते हैं। तो इसी के बारे में ये सारा का सारा एयर शो जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु के यलहंका जो एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु में, वहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिफेंस ट्रेड शो है ये, ताकि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनको देख के वो इसमें पैसे भी लगा सकें और इनको खरीदें भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे को क्या होगा, हमारे पास पैसा ही आएगा, हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन इसमें हम पुट कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको ख़रीदें हमारे से, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी एंटिसिपेशन ऑफ एरो इंडिया 2023, तो बेंगलुरु ने क्या किया है, अभी जो ये एरो इंडिया 2023 जो बेंगलुरु में होने वाला है, तो बेंगलुरु गवर्नमेंट ने वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के जितने भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद रहने का आदेश दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि जब ये खुले रहते हैं ना तो यहाँ पे मांस के कुछ टुकड़े पड़े रहते हैं। जब मांस के कुछ टुकड़े पड़ते हैं ना तो वहाँ पर क्या आती है, चिड़ियाँ और जो पक्षी बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट्स होते हैं और वहाँ पर वो घूमने लगते हैं, ठीक है। अगर आप खुद सोचो कि एरो इंडिया 2023 में अब एयर शो होगा, एयरफोर्स के बहुत सारे हमारे लड़ाकू जहाज़ या जहाज़ ऊपर से गुजरेंगे, वो एयर शो करेंगे, तो उनके रास्ते में ये पक्षी ना आए, तो इसके लिए जो रेस्टोरेंट्स हैं और नॉन वेजिटेरियन होटल्स हैं उनको जो है बंद रहने के आदेश दिए हैं। Which country to commercialize world's first photonic based quantum computer?
ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कमर्शियलाइज कर रही है वर्ल्ड के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को, दैट इज सी कनाडा। सो कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, उन्होंने आदेश दे दिया गया, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे और उनको कमर्शियलाइज करेंगे, किसको, वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में ना होके वो लाइट में होगी, ठीक है, लाइट की स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, तो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का जो कंप्यूटर है उसको कमर्शियलाइज़ करने के लिए कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम कनाडा वाले उसको बनाएंगे भी और उसको हम कमर्शियलाइज़ भी जल्दी से जल्दी करेंगे, और 40 मिलियन जो कैनेडियन डॉलर्स हैं वो इसमें खर्च किए जाएंगे। उसमें से जो $40 कैनेडियन डॉलर है वो होता है 32 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसको दिया है, जनांडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, जनांडू जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ है ये कहाँ की है, कनाडा की ये एक कंपनी है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी है, मतलब कि इसी तरह के क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर हमने इस तरह का फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो बना दिया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि फाइनेंस सेक्टर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है ना, किसी भी मैथमेटिकल लॉजिक को परफॉर्म करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो हमारे लिए जितने ज़्यादा स्पीड हो उतना ही फ़ायदेमंद रहती है इस तरह की चीज़ें। अब कुछ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है यूएसए का, जो पिछले साल ही इन्होंने बनाया है। दूसरे नंबर है फागाकू जो कि जापान का है, लूमी जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, एंड लेनार्डो जो कि यूरोपियन यूनियन ने ही बनाया है। ये वर्ल्ड के 4 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। और इंडिया का जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसका नाम है परम। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगिनस इन, ठीक है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसका जो 5वां संस्करण है, 5th एडिशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दैट इज सी मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। इसका जो सबसे पहला हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, सबसे पहले जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके जो विनर थे वो थे हरियाणा और रनर अप थे महाराष्ट्र। 2019 में पुणे में हुआ, विनर महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा। 2020 वाला जो हुआ वो गुवाहाटी में हुआ था, विनर महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा, ठीक है। 2021 में कहाँ पे हुआ था, अभी पंचकुला हरियाणा में हुआ था ये, ठीक है। इसमें विनर भी हरियाणा था और रनर अप फिर से महाराष्ट्र। तो हरियाणा और महाराष्ट्र ही टॉप 2 पोजीशंस में आ रहे हैं। तो अभी वाला जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगी वो होगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो अनुराग ठाकुर जी हैं हमारे खेल मिनिस्टर एंड जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। टीटी नगर स्टेडियम जो भोपाल में है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये जो यूथ गेम्स हैं वो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक चलेगी। और इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स हैं लाइक कैकिंग, कैनोइंग सलाम एंड फेंसिंग, ये 3 जो है ये वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये पहली बार इसमें आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और जो 8 सिटीज़ हैं हमारे पास मध्य प्रदेश की, वहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा, लाइक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, माहेश्वर, मांडला एंड बालाघाट। तो यहाँ पे ये सारे के सारे गेम्स जो हैं ये खेली जाएंगी। फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट स्टार्टेड इन, दैट इज सी झारखंड, ठीक है। झारखंड में माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनकी जो है माइग्रेंट वर्कर्स या जो लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनका जो सर्वे है वो कहाँ पे हो रहा है, वो झारखंड में हो रहा है, ठीक है। मतलब कि झारखंड के लोग जितने भी हमारे पास झारखंड से बाहर जाते हैं लोग या और स्टेट से हमारे पास झारखंड में आते हैं, उनका एक सर्वे हो रहा है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, ठीक है, कि हमारे झारखंड से बाहर कितने लोग जाते हैं और अंदर कितने लोग आते हैं झारखंड में। ये तो इसके बारे में एक सर्वे जो है वो हो रहा है कहाँ पे, झारखंड में। सो झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बैस, लोकसभा की सीट से 14, राज्यसभा की सीट से 6, ठीक है। अब नेशनल पार्क्स कितने हैं यहाँ पे, हजारीबाग नेशनल पार्क, पलमाऊ नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेहिंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ की है। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं लाइक कर्मा, सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितिया एंड सुराही पर्व भी हम यहाँ पे मनाते हैं, कहाँ पे, झारखंड में।
सो विच स्टेट सीएम अनाउंसेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर यूथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा मार्च अप्रैल से, ठीक है, तो वहाँ पे जो सीएम है, किस स्टेट के सीएम ने ये अनाउंस किया है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम पैसे जो है वो देंगे, दैट इज़ डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने ये बोला है कि हम अपने, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हम अलाउंस देंगे, यूथ लोगों को, ठीक है, और कितना अमाउंट देंगे वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। अब और है कुछ बातें लाइक राइस, अब जो चावल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के दिए जाएंगे 1 साल तक। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। जिनका, किसको दिए जाएंगे? जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और 50,000 रुपये विल बी प्रोवाइडेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। जो किन किन को दिए जाएंगे, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए जाएंगे? उन कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो ये 3 साल के लिए हम 50,000 रुपये जो है उनको देंगे, किसको? कंस्ट्रक्शन वर्कर को। तो ये दोनों बातें कहाँ पे हो रही है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन जो है उसकी भी स्थापना जो है वो कहाँ पे होगी? छत्तीसगढ़ में ही होगी। तो ये तीनों न्यूज़ें आपने याद रखनी है। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है यूथ को दिया जाएगा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अभी इसका अमाउंट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़, लाइक कैपिटल छत्तीसगढ़ की रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ के डैम्स हैं गंगरेल डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर है, मुरुम-सिली डैम जो कि सिलारी रिवर के ऊपर है, दुधवा डैम जो महानदी के ऊपर है, ठीक है। हसदेव बांगो डैम जो कि हसदेव रिवर के ऊपर है। अब कुछ फेस्टिवल्स है यहाँ के, लाइक हरेली फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, हरेला है उत्तराखंड का, ठीक है। नवाखाना, ठीक है, छेरछेरा एंड भोजी, ये चारों के चारों फेस्टिवल्स कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल? दैट इज़ बी नोवाक जोकोविच, ठीक है। अभी क्या हुआ था पिछले साल, जो राफेल नडाल है उसने 22 जो है वो ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने भी 21 जो है ग्रैंड स्लैम जीते थे, अब इन्होंने ये जीता है, तो ये 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अब दूसरे प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। पहले है राफेल नडाल, दूसरे हैं नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, जो पहला है हमारे पास 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उससे जो सबसे पहला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, ठीक है। तो उसको किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है मैन कैटेगरी में। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने स्टेफानोस एंड सिस्टिपास को इन्होंने 6-3, 7-6 और 7-6 से हराया है, ठीक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट है इन्होंने 10वीं बार जो है इन्होंने इसको जीता है। तो विद दिस विक्ट्री नोवाक जोकोविच हैज़ इक्वल द स्पेन्स जो राफेल नडाल है उनके रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर लिया है, दैट इज़ 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। और वीमेन कैटेगरी में ये जीता है अरियाना सबालेंका, ठीक है। तो इन्होंने ये जीता है जो कि बेलारूस की है, सबालेंका, ठीक है। आरियाना सबालेंका जो बेलारूस की, उन्होंने वीमेन कैटेगरी में जीता है। किसको हराया है? इन्होंने एलेना रिबिक्याना को हराया है जो कि कजाकिस्तान से थी, ठीक है। और सबालेंका ने ये पहली बार जो है वो कोई भी ग्रैंड टाइटल जो है इस तरह का जीता है। तो आपने याद रखना है आरियाना सबालेंका जो कि बेलारूस की है। और वुमेन के डबल्स जो है वो किसने जीता है? बारबोरा एंड कैटरीना, उन दोनों ने जीता, जो चेक रिपब्लिक की हैं, इन दोनों ने इसको वुमेन डबल के फाइनल जीता है। किसको हरा के? जो जापान का है पेयोशुको ओयामा और इना शिबाहारा, ठीक है, इन दोनों को हरा के जो इन्होंने डबल्स टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का है वो जीता है। Who introduces Debbie H medal to honor women cricketers? That is C न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है? न्यूजीलैंड ने, अगर हमने किसी जो न्यूजीलैंड के वुमेन प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने उनको क्या करना है, उनको ऑनर करना है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है उनको ऑनर करना है, तो उनको जो हाईएस्ट ऑनर जो ऑनर दिया जाएगा वो दिया जाएगा डेबी एच मेडल, ठीक है। डेबी एच मेडल किसके नाम पे है? जो डेबी एच है ना, ये न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर है, ठीक है। डेबी हैकली मेडल, ठीक है, मतलब कि जो डेबी हैकली हैं वो कहाँ की प्लेयर थी? न्यूजीलैंड की एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट बैट्समैन में उनका, बैट्स वीमेन में उनका नाम है, ठीक है।
तो वन ऑफ द फाइनेस्ट है प्लेड द गेम, ठीक है। उन्होंने 118 ओडीआई खेले हैं, 19 टेस्ट खेले हैं फॉर न्यूजीलैंड के लिए फ्रॉम 1979 टू 2000। तो उनके नाम पे जो है जो ये अवार्ड है वो दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग जो वुमेंस क्रिकेटर होंगी कहाँ की, न्यूजीलैंड की, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, डेबी एच मेडल अवार्ड। और सबसे पहली जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वीमेन और जो मैन है उन दोनों के क्रिकेटर्स के लिए जो मैच फीस है वो बराबर बराबर कर दी है, वो 3 कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना, ठीक है। प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल जो है वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, जो कि लॉन्च किया है वोक्सन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो वोक्सन यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है तेलंगाना की गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो वीमेन है, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको थोड़ा सा स्किल डेवलप करना, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी भी काम को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो एम्बिशियस गर्ल होंगी कहाँ की, 9th क्लास से 12th क्लास की जो गर्ल्स होंगी तेलंगाना की, मॉडल स्कूल की एंड जूनियर कॉलेज की, उन लड़कियों को वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इस तरह की क्या दिया जाएगा, इस तरह का इकोसिस्टम दिया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे, उनको क्या करेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं ना वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। ट्रेन द ट्रेनर एक प्रोग्राम होगा, एक तरह की वर्कशॉप होगी, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपने जो अपनी डिफ़िकल्टीज आएगी लाइफ में उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, अपने फ्यूचर को गोल कैसे सेट करने हैं, उन गोल को सेट करके हमने अचीव कैसे करना है, तो ये सारा का सारा बताया जाएगा गर्ल्स को, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से उनके अंदर स्मार्ट गोल्स एंड लर्न, ठीक है, सीखने की भी उनके अंदर इच्छा जागेगी, उनके गोल स्मार्ट तरीके से हमने गोल्स कैसे बनाने हैं, उनको किस तरह से अचीव करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाएंगी, जो कि वोक्सन यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे, किसको बताएंगे, जो गर्ल्स है तेलंगाना की स्कूल्स की 9th से लेके 12th क्लास की लड़कियों को ये सारी चीज़ें बताएंगी अंडर प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल के अंडर। Who became the president of Czech Republic? That is डी पैटर पावेल, ठीक है। जो पैटर पावेल है वो बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक, ठीक है। जो पैटर पावेल थे ना वो फॉर्मर चेयरमैन थे नाटो के मिलिट्री कमेटी के, ठीक है। नाटो की एक मिलिट्री कमेटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री कमेटी है, उसके जो पहले मतलब कि वो जो फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, मतलब कि वो चेयरमैन भी एक टाइम पे रह चुके हैं, उनका नाम है पेट्रे पावेल, ठीक है। उन्होंने किसको हराया है, उन्होंने हराया है जो कि यहाँ के बिलियनेयर हैं एंड्रेस बेबीज, वो भी इलेक्शन में खड़े थे तो उनको भी उन्होंने हरा दिया है। और ये नए के नए क्या बने हैं हमारे पास, प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, चेक रिपब्लिक के, ठीक है। और ये फॉर्मर मिलिट्री जनरल भी हैं पावेल, उन्होंने 58% ज़्यादा वोट जो है वो गेट किए हैं। ये किसने बताया, ये बताया है चेक स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वहाँ से ये पता चला है, ठीक है। फ्यू पॉइंट्स अबाउट चेक रिपब्लिक्स, लाइक कैपिटल कहाँ की है इसकी, पैराग्वे में है और ये यूरोप में आती है ये वाली कंट्री। पीएम है पीटर फियाला और प्रेसिडेंट है पीटर पावेल, तो नए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पावेल। Which institution released the World Economic Situation and Prospect 2023 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023, जो कि किसने लॉन्च की है, वो की है लॉन्च यूनाइटेड नेशन ने। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इंडिया जो है 5.8% की ग्रोथ के साथ जो है वो 2023 में जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। पहले जो हमारे पास ग्रोथ का एस्टिमेशन था वो हमारे पास 6.4% जो है 2022 में लिया गया था, बट अभी हमने 5.8% जो है हमारी ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि आगे आगे जो हमारे पास जो ग्रोथ है हमारी इकॉनमी की वो 5.8% से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्यों एक कमी क्यों बताई गई है, ये कमी इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, तो इसकी वजह से जो है वो 6.4 से वो रिड्यूस करके कर दी गई है 5.8%। तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023।
आफ्टर चाइना विच इज़ द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल। ठीक है, ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल जो है वो चाइना ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कौन सी ऐसी कंट्री बन गई है, दैट इज़ इंडिया। तो चाइना के बाद इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल जो है वो स्टार्ट किया है। ये एक तरह का सेटलमेंट होता है रिलेटेड टू यूर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो ये ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। जो स्टॉक मार्केट में जो काम हो रहा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है। फास्टर फंड रेमिटेशन, जितना से ज़्यादा जो काम होगा वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करें। फंड के जो ट्रांसमिशन या रिसिप्शन है उसको हम जल्दी से जल्दी करें। रेमिटेंसेस हम जल्दी करें। शेयर की डिलीवरी फास्ट हो, अच्छी हो। एंड ईज़ फॉर द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से स्टॉक मार्केट लोग इसका यूज़ करें। तो इस तरह का ये सिस्टम है। ठीक है, तो पहली है चाइना, दूसरी कौन सी कंट्री है, इंडिया ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 2001 में स्टॉक मार्केट हैड वीकली सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इंडिया में पहले वीकली सेटलमेंट सिस्टम होता था। ठीक है, उसके बाद हम T+3 में आए थे, फिर T+2 में, और हम T+1 सेटलमेंट साइकिल में आ गए हैं, जो कि फास्टेस्ट है और एक्यूरेसी को भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेज़ हैं हमारे पास फरवरी के, उनको बारी बारी से करते हैं। लाइक 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेज आपने याद रखने हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे एंड नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 फरवरी को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन। और 10 फरवरी को होता है नेशनल डी वार्मिंग डे। 11 फरवरी को होता है, ये 11 फरवरी को भी आ सकता है, या फिर सेकंड संडे ऑफ फरवरी जो होता है वो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, डार्विन डे, अब्राहम लिंकन्स बर्थडे भी इसी दिन आता है। 13 फरवरी फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है और नेशनल वुमेंस डे कब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है 13 फरवरी को। क्यों बनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी का इस दिन बर्थडे एनिवर्सरी होती है। 20 फरवरी को वर्ल्ड साइंस डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 28 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है, दैट इज़ नेशनल साइंस डे ऑफ इंडिया। The question is, the central panel rejects the inclusion of which dynasties in the exhibition, that is B, Muslim dynasty। अभी क्या हो रहा था, जो ICHR है ना, ठीक है, ICHR जो है उन्होंने क्या किया है, उनका जो मतलब होता है ना ICHR का, वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, मतलब कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उनका उनकी एक बॉडी है, उसका नाम है ICHR। ठीक है, उन्होंने एक एग्जीबिशन जो है वो स्टार्ट किया था, कहाँ पे, ललित कला एकेडमी में, जिसका जो टाइटल था वो था ग्लोरी ऑफ मेडिवल इंडिया, मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड इंडियन डायनेसिटीज़ फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। तो ICHR ने ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया था, मतलब कि जो इंडिया की मिडीवल हिस्ट्री है ना, 8th सेंचुरी से 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जितने भी हमारे पास जो डायनेसिटीज़ रही हैं, राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में उन सब के बारे में जो है, इनकी ग्लोरी के बारे में जो है इसमें बताया गया था, एक्सेप्ट जो मुस्लिम डायनेसिटीज़ है जो मुस्लिम डायनेसिटीज़ हैं उनको इससे दूर रखा गया है। क्यों रखा गया है, उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है यहाँ पे कि इनको क्यों दूर रखा गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कदम, जो कदम है वो है ICHR के मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि मुस्लिम जो है वो मिडिल ईस्ट से आए थे और उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है इंडियन कल्चर के साथ, इसीलिए हमने एग्जीबिशन में जो है उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो नहीं रखी है, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये रीज़न दिया है कि हमें जो है जो मुग़ल और सल्तनत डायनेसिटी थी इंडिया में, उनके कामों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है जो ये एग्जीबिशन हो रहा था ICHR का, कहाँ पे, ललित कला एकेडमी में, वहाँ पे मुस्लिम डायनेसिटीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। अब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में जानते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है,
किसकी है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि इंडिया की एक बॉडी है, उसकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। और ये बना था सोशलिस्ट सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंगली 1972 में इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has been awarded with जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीवन रक्षा पदक अवार्ड जो है वो अनाउंस किए हैं और उनको प्रोवाइड भी किया है। किसको किया है? जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार एंड बुड्ढा राम सैनी, ठीक है। इन तीनों को जो है ये अवार्ड मिला है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो रिलेटेड है आरपीएफ से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। आरपीएफ से ये हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो कर्मचारी हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज़ जीवन रक्षा पदक अवार्ड, ठीक है। किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे पास प्रेसिडेंट है इंडिया की, ठीक है। आरपीएफ के मेंबर्स हैं, उनको जो है ये दिया गया है, दैट इज़ जयपाल सिंह। आरपीएफ मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो भी है, ठीक है। उनके उसमें जो जयपाल सिंह है वो हेड कांस्टेबल हैं नॉर्थर्न रेलवे के, सुरेंद्र कुमार है कांस्टेबल नॉर्थर्न रेलवे के, और बुड्ढा राम सैनी कांस्टेबल है 7th BN RPSF के, ठीक है। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? अभी क्या हुआ था, अभी 12 मई 2022 को क्या हुआ था, निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है BTPN वॉगन में, वहाँ पे जो है आग लग गई थी, ठीक है। आग लग गई थी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस की वजह से। वहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे लोग भी थे जो काम कर रहे थे, या कुछ और पैसेंजर्स भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो वैगन भरी थी, जो रेल भरी थी, उसमें जो मटेरियल था वो था नाफ्था, ठीक है। नाफ्था एक मटेरियल होता है, जैसे डीजल होता है ना, डीजल पेट्रोल, उसी की तरह नाफ्ता भी होता है, जिसमें थोड़ी सी आग लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा आग जो उसमें लग जाती है, बहुत जल्दी जो है आग को पकड़ लेता है, ठीक है। वो भी वहाँ पे भरा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल हो गया था, वहाँ पे लोग इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जयपाल सिंह कांस्टेबल, सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल और कांस्टेबल बुड्ढा सैनी वहाँ पे थे। वो लोग वहाँ पे गए, उन्होंने फायर एग्जीक्यूशनर खोले, उन्होंने उस सारी की सारी आग को बुझाया, उन्होंने रेलवे की बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी बचाया, लोगों को भी बचाया और बहुत सारी जानों को भी बचाया था 12 मई 2022 के दिन। तो उसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड इनको दिया गया है। Who won inaugural Women's Under 19 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी क्या हुआ था, वोमेंस का, लड़कियों का अंडर 19 जो T20 वर्ल्ड कप है वो हो रहा था साउथ अफ्रीका में। ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड कप, ठीक है, जो कि इंडिया ने इसको जीता है। तो पहली बार हुआ था और इंडिया ने इसको पहली बार में ही जीता है। इन्होंने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा के ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है पहली बार हुआ कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। पहली बार जीता किसने? इंडिया ने। और ये 14 जनवरी से 29 जनवरी तक ये खेला गया। इसमें पार्टिसिपेंट 16 टीम्स थी। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल दैट इज टीटा सद्दू जो कि इंडिया की है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो इंग्लैंड की कैप्टन है ग्रेस एस, उनको ये अवार्ड जो है मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और इंडिया की जो कैप्टन है वो है शेफाली वर्मा। ये इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेलती है वुमेन से। सबसे पहला जो वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? इंडिया ने। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड एट, ठीक है। पहली, अभी आपको पता है कि G20 में इंडिया क्या है, इंडिया प्रेसिडेंट है, ठीक है। जितनी भी G20 की मीटिंग्स होगी ना वो सारी की सारी इंडिया में होगी। तो पहली हुई है फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई है, वो हुई है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो 2 दिन की ये मीटिंग थी, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने इसको जॉइंटली इसको मॉडरेट किया, ठीक है। अलॉन्ग विद फ्रांस एंड कोरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसमें एक इवेंट था, उसको भी इसको लॉन्च किया गया, दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ठीक है। ये जो इवेंट है ये भी इसमें जो है स्टार्ट किया गया है, ये भी आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 की फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है। G20 के जितने भी देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। इनकी जो मीटिंग होगी वो बेंगलुरु में होगी 24-25 फरवरी को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो,
ठीक है। अब G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आपने ये याद रखना है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन। तो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई है, दैट इज़ चंडीगढ़ में। और पहली जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की, जो कि G20 के आएंगे सारे के सारे, उनकी जो मीटिंग होगी दैट विल बी इन बेंगलुरु। रिपब्लिक डे 2023 में विच स्टेट टैब्ल्यू विंस द फर्स्ट प्राइज, दैट इज़ बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का टैब्ल्यू मतलब कि एक तरह की झांकी होती है, जिस तरह से झांकी होती है इस तरह की झांकी आपने देखी होगी, रिपब्लिक डे पे होती है। ठीक है, इसमें जो कौन सी स्टेट का जो है पहला प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है टैब्ल्यू को, दैट इज़ उत्तराखंड के टैब्ल्यू को पहला प्राइज़ जो है वो मिला है। उत्तराखंड टैब्ल्यू विच शो केस, ठीक है, जो उत्तराखंड का टैब्ल्यू है ना उसमें क्या क्या शो किया गया था, यहाँ देखो, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें शो की गई थी। मतलब कि जो उत्तराखंड की स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स हैं उसके बारे में ये शोकेस किया गया था, और उसमें इसको क्या दिया गया है, पहला प्राइज़ जो है इसको दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के जो टैब्ल्यू है, स्टेट वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स आ गई थी इसमें। ठीक है, परेड के टाइम में ऑन कर्तव्य पथ पे ये परेड होती है, 26 जनवरी को हुई थी। ठीक है, इसमें रेनडियर, डियर एंड वेरियस बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो सारी की सारी शो की गई थी। और जो वर्ल्ड का फेमस इंडिया का पहला नेशनल पार्क, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बारे में भी एक झांकी जो है वो दिखाई गई थी। अब कुछ और है, लाइक गुजरात का जो टैब्ल्यू है उसको पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में पहला प्राइज़ मिला है। और आर्मी पंजाब रेजिमेंट, ठीक है, पंजाब आर्मी की जो पंजाब रेजिमेंट है उनको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो है अवार्ड जो है वो मिला है। हु इज़ गोइंग टू बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ्स जो है वो कौन बनने जा रहे हैं, दैट इज़ बी AP सिंह। तो इनका नाम है AP सिंह, एयर मार्शल AP सिंह। ठीक है, उनको क्या बनाया जा रहा है, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है इनको बनाया जा रहा है। और आजकल ये कहाँ पे काम करते हैं, ये आजकल एयर ऑफिसर हैं, कमांडिंग इन चीफ हैं ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड में, ये कमांडिंग इन चीफ हैं। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स कब फाउंड हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को इन इंडिया। इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल कौन है, वो है VR चौधरी, दैट इज़ विवेक राम चौधरी। और इसके वाइस चीफ कौन बने हैं, AP सिंह। अब आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ है एडमायरल R हरि कुमार PVSN। एंड CDS कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हमारे पास आजकल CDS हैं, पहले CDS कौन थे, जनरल विपिन रावत। और अब दूसरे CDS कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। Who won 15th FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, दैट इज़ D जर्मनी। ठीक है, जो फाइनल हुआ था, फाइनल किस किस के बीच में हुआ था, फाइनल हुआ था बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया। अब ये जो 15th है, 15वां जो FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, ये हुआ था इंडिया के उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ। जो फाइनल हुआ है वो हुआ है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, ये फाइनल हुआ था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 के पेनल्टी शूटआउट में इनको हरा के टाइटल जो है अपने नाम किया, दैट इज़ जर्मनी ने ये टाइटल जो है जीता है। जर्मनी ने ये टाइटल जो है 3rd टाइम जीता है, वर्ल्ड हॉकी का वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो 3rd टाइम जीता है। इससे पहले उन्होंने 2002 में, 2006 में भी जीता है, अभी 2023 में भी इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है। इस तरह से जो 3-3 बार जो है जीतने वाले देश हैं, दैट इज़ जर्मनी भी तीसरे नंबर 3 बार जीता है, नीदरलैंड भी 3 बार जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी 3 बार जीते हैं। अब आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा बार जीता है हॉकी वर्ल्ड कप वो है पाकिस्तान, इन्होंने 4 बार जो है हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। बट इस बार 2022 और 2023 के जो वर्ल्ड कप है इसके लिए ये क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इंडिया वॉन हॉकी वर्ल्ड कप, एक बार इन्होंने जीता है इंडिया ने, 1975 ने। ठीक है, और अब टॉप 5 जो टीम्स रही हैं इस वर्ल्ड कप में वो है, पहले नंबर पे जर्मनी, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे नीदरलैंड्स, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया एंड 5th पे इंग्लैंड। इंडिया का जो रैंक आया इस बार दैट इज़ 9th। और जो नेक्स्ट जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो होगा वेवरे बेल्जियम, एम्स्टोवलिन और नीदरलैंड्स में जो है अगला वर्ल्ड कप होगा, जो कि 2026 में होगा। वो सेलिब्रेट्स इट्स 47th रेजिंग डे एट 2023,
दैट इज़ बी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है, 47वां अपना स्थापना दिवस जो है 2023, मतलब कि 1 फरवरी 2023 में इन्होंने अपना 47वां जो स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया है, दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, 1 फरवरी 1977 को जो है हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड बना था। कौन से एक्ट के थ्रू, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू ये बना था, बट ये सेटअप हो गया था 1 फरवरी 1977 को, 1977 को। तो 1 फरवरी को ये हुआ था, तभी 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, 19 अगस्त 1978 को जब ये एक्ट पास हो गया था 1978 में, तब हमारे पास जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारे पास उस टाइम ओनली 7 शिप्स थी। ठीक है, ओनली 7 शिप्स थी, और आज हमारे पास कितनी शिप्स हैं, 158 शिप्स हैं, और 70 हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है विद इन 47 ईयर्स। ठीक है, और इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे होती है, इसका नाम आपको याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट मतलब कि जो समुद्र के आसपास वाले इलाके होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे ये तैनात होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी होती है। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने 11,082 लाइव्स जो है इनको बचाया है, 11,082 लाइव्स को भी इन्होंने यहाँ पे बचाया है। और इनका मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इनका मोटो है वयम रक्षमा। ठीक है, वयम रक्षमा इनका मोटो है, जिसका मतलब है वी प्रोटेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज़ वीरेंद्र सिंह पठानिया, ही इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड कब फाउंड हुआ था, 1 फरवरी 1977 को। और इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और कौन से एक्ट के थ्रू ये पास हुआ था, 1978 के एक्ट से। विच स्टेट अनाउंसेस लाडली बहना स्कीम। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले एक स्कीम का नाम सुना होगा, मैंने काफ़ी टाइम इसमें इसका जिक्र भी किया था। लाइक उसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो है मध्य प्रदेश की। ये जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है मध्य प्रदेश में। तो इसी के बेस पे अब लाडली बहना स्कीम जो है वही मध्य प्रदेश ने फिर से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी भी इन्हीं की है, लाडली बहना भी मध्य प्रदेश की ही एक स्कीम है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम क्या करेंगे, लाडली बहना योजना जो है स्टार्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ठीक है, जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, काफ़ी गरीब महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी स्टेटस की हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। किसके अंडर, लाडली बहना स्कीम के अंदर। तो आपने याद रखना है, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना दोनों मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे, मध्य प्रदेश की भोपाल में। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज मंगूभाई सी पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तो गुजरात में एक मैरीटाइम क्लस्टर बन रहा है, जिसके जो पहले CEO हैं वो हैं माधवेंद्र सिंह। ठीक है, माधवेंद्र सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले CEO हैं इसके। ठीक है, माधवेंद्र सिंह। ठीक है, पूमा इंडिया साइंस डैश डैश एज ब्रांड एम्बेसडर दैट इज ए हरमनप्रीत कौर। जो क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, उनको प्यूमा ने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक निखत जरीन कुछ दिन पहले ही बनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उत्तराखंड स्टेट के बने हैं प्रसून जोशी जी ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी बने हैं ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एयरस्पेस के एम्बेसडर। ठीक है, PR श्रीजेश जो हमारे पास हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, केरला टूरिज्म के ये क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हु बिकेम द लार्जेस्ट बायर ऑफ MSME गुड्स इन 2022। तो 2022 में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस गुड्स के सामान को, ठीक है, MSME के जो सामान है उनको खरीदने वाले सबसे लार्जेस्ट बायर कौन बने हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सबसे ज़्यादा MSME का सामान जो है इन्होंने खरीदा है। कहाँ से खरीदा है, GEM पोर्टल से। GEM क्या है, गवर्नमेंट का अपना ई मार्केट प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं,
ठीक है। आर्टिस्ट यहाँ पे लॉग इन करते हैं, वीवर्स यहाँ पे लॉग इन करते हैं, स्टार्टअप जो जिनके स्टार्टअप्स होते हैं ना वो यहाँ पे लॉग इन करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे लॉग इन करते हैं और अपने यहाँ पे सामान बेचते हैं। ठीक है, तो ये सामान कौन लेता है? या तो सरकार लेती है, या तो कुछ इन्वेस्टर्स लेते हैं, या तो कुछ क्या लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा एमएसएमई गुड्स जो है वो किसने खरीदा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खरीदा है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ कितने? 16,747 करोड़ का सामान जो है उन्होंने यहाँ से खरीदा है एमएसएमई सेक्टर से, जो कि 250% ज़्यादा है 2021 से। 2021 से डबल से भी 2.5 गुना 250% ज़्यादा है। ठीक है, 2021 से। ठीक है, और स्टेट में जो स्टेट है सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो है वो एमएसएमई का सामान खरीदा है जीईएम पोर्टल से। ठीक है, उन्होंने 9,642 करोड़ का सामान जो है यहाँ से खरीदा है। तो अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में जानते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। मतलब कि गवर्नमेंट जहाँ से भी सामान लेती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे दामों में जो है सामान बिकना चाहिए। तो ये सारा का सारा ये होल्ड करता है। अब नोडल इन मिनिस्ट्री कौन है इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है जीईएम पोर्टल। ठीक है, जीईएम वर्क ऑन द इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी के ऊपर ये करता है। और उसके ऊपर कौन रजिस्टर करते हैं? जैसे मैंने बताया, आर्टिस्ट, वीवर्स, एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको, स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये अपने अपने सामान यहाँ पे लेके जाते हैं और गवर्नमेंट इनको खरीदती है या कोई भी इन्वेस्टर इनको यहाँ से खरीद सकता है। द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी एक बुक निकली है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो कि लिखी है मेघानंद देसाई जी ने। उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मेघानंद देसाई। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर। इसका ये पूरा का पूरा ये नाम, मतलब कि जो हमारे पास पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मतलब कि जो इकोनॉमी में जो हमारे पास पॉलिटिक्स जाती है, उसकी वजह से हमने जो पुअर सेक्शन है ना उसको और ज़्यादा गरीब बना दिया है। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। ठीक है, कब से हुआ है? सिंस जो 18th सेंचुरी है तब से लेके ये हो रहा है। तो ये बुक है, इसके बारे में बताया गया है कि जो पुअर पीपल है उनको किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से क्या हो गया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं, पुअर ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो द बुक इज़ पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स। ठीक है, पब्लिशर्स इन इंडिया। सो अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स, अभी कुछ एक बुक्स हैं जो लॉन्च हुई हैं, लाइक इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज़ ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज़ आर कौशिक एंड आर श्रीधर। आर श्रीधर हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में आते थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये लिखी है आशीष चंदोरकर ने। और अम्बेडकर अल लाइफ, ठीक है, ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, तो ये बुक लिखी है सी रंगाराजन जी ने, जो कि एक्स आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अपने जो ये बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये किसने लिखी है? दैट इज़ सी मेघानंद देसाई जी ने ये बुक लिखी है। Who wins टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2023? ठीक है, टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2023 का आयोजन हुआ था, जिसमें जो फाइनल है वो जीता है अनीश गिरी ने। ठीक है, अनीश गिरी, यहाँ पे सी ऑप्शन है, दैट इज़ अनीश गिरी, इन्होंने ये जीता है। ये डच प्लेयर है। ठीक है, डच प्लेयर है अनीश गिरी। इन्होंने 5 टाइम्स द रनर अप कौन थे? विच आन जी, ठीक है, विच आन जी, उनको हराया है। और ये 85th ऑफ एडिशन था टाटा स्टील चेस का। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस? ठीक है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? दैट इज़ ए अहमदाबाद। अहमदाबाद है गुजरात में। तो वहाँ पे 30वीं नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हो रही है। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी, ये दोनों मिलके इसको
होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 1400 से ऊपर 1400 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे, इंक्लूडिंग चाइल्ड साइंटिस्ट, टीचर्स भी इसमें होंगे, वैल्यूएटर्स इसमें होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें होंगे। वो सारे के सारे कांग्रेस, जो ये कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, उसका उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और पूरे के पूरे इंडिया में से क्या आएंगे, क्या आएंगे इसमें 850 स्टूडेंट्स आएंगे जो अपने प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे शोकेस करेंगे। डैश डैश टू बी आंध्र प्रदेश कैपिटल। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी ये हैं। ठीक है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो विशाखापट्टनम है वो क्या होगी, वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। अभी आपको पता है कि 2014 तक आंध्र प्रदेश एक स्टेट होती थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2014 में ये क्या हुए थे, ये दोनों अलग अलग हो गए, तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है, और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। फिर इन दोनों की जो मिक्स कैपिटल थी वो थी दोनों की हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर चला गया था, तो तेलंगाना ने अपनी कैपिटल तो हैदराबाद ही रखी। आंध्र प्रदेश को अब नई कैपिटल बनानी थी। तो 2015 में क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू, उनकी सरकार ने ये किया कि जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वो बना दी थी इन्होंने अमरावती। ठीक है, तो उन्होंने ये कैपिटल जो है ये बनाई थी। अब 2020 में क्या हुआ, इन्होंने जो ये आंध्र प्रदेश है, इन्होंने प्लान किया कि हमारे पास 3 कैपिटल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले विशाखापट्टनम हमारे पास, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होंगे ना वो विशाखापट्टनम में बैठेंगे, अमरावती में लेजिस्लेचर होगा, और कुरनूल में जुडिशरी जजेस वगैरह कुरनूल में होंगे। तो इस तरह से ये थ्री कैपिटल मॉडल जो है वो अपना रहे हैं, कौन, आंध्र प्रदेश। पर अब क्या बोला है चीफ मिनिस्टर जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने बोला है कि विशाखापट्टनम को हम बनाएंगे आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुछ महीनों के अंदर अंदर। 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेटेड बाय दैट इज ममता बनर्जी। सो ममता बनर्जी क्या है, शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने कोलकाता इंटरनेशनल जो कोलकाता बुक फेयर है उसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, बोईमेला कोर्टयार्ड, सेंट्रल पार्क, फेयर ग्राउंड, करुणामाई, सॉल्ट लेक, कोलकाता के पास जो है ये फेयर जो है वो इनॉग्रेट हो रहा है। सो ये 46th एडिशन है इसका इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। ठीक है, अराउंड 20 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड से आएंगी 20 कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। स्पेन इज़ द फोकल कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर। आपने ये याद रखना है, जो स्पेन है फोकस कंट्री जिसके ऊपर हमने फोकस रखना है, तो स्पेन है इज़ अ फोकल कंट्री। ठीक है, दूसरी बार है वह दूसरी बार इसको जो है स्पेन को फोकल कंट्री का दर्जा इस बार दिया गया है। ठीक है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, क्यूबा, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लैटिन अमेरिका की। ठीक है, वो कंट्रीज सारी की सारी कंट्रीज़ किस में पार्टिसिपेट कर रही है, इस इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें जो थाईलैंड है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट बुक फेयर है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है इस बुक फेयर को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। और ये वर्ल्ड का, एशिया का तो ये सबसे पहले नंबर का बुक फेयर है सबसे बड़ा, और एशिया का वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट बुक फेयर है। ठीक है, किसके बाद सबसे बड़ा जो बुक फेयर है वो है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, और दूसरा है लंदन बुक फेयर, और तीसरा है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो ये तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, बट एशिया में ये पहले नंबर पे है। ठीक है, द बुक फेयर वाज स्टार्टेड, जो ये बुक फेयर है ये 1976 से इसको स्टार्ट किया गया है बाय कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड। तो ये इनको क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डैश डैश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री, AISHE 2020 एंड 21 रिपोर्ट। सो 2020 और 2021 की रिपोर्ट है AISHE की, मतलब कि AISHE का मतलब है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट आई है 2020-21 की। इसमें जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे इंडिया में। सो उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है कोलकाता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कॉलेजेस हैं 8114 कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, और 32 कॉलेजेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे पास 32 जो
कॉलेजेस हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। महाराष्ट्र में सिमिलरली दूसरे नंबर पे आता है 4532 कॉलेजेस हैं और इसमें 34 कॉलेज पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि 1 लाख पॉपुलेशन के लोगों के लिए 34 कॉलेजेस जो हैं या वहाँ पे खोले गए हैं। कर्नाटका तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 4233 कॉलेजेस हैं और 62 कॉलेज यहाँ पे 1 लाख लोगों के लिए है, मतलब कि 1 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 62 कॉलेजेस जो है वो खोले गए हैं। ठीक है। राजस्थान चौथे नंबर पे है 3694 कॉलेजेस के साथ और इसमें 40 कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो आपने अपने स्टेट की रैंकिंग याद रखनी है। ठीक है। इसमें जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटका तीसरे, राजस्थान चौथे, तमिलनाडु पाँचवें, मध्य प्रदेश 6th, आंध्र प्रदेश 7th, गुजरात 8th, तेलंगाना 9th और केरला 10वें नंबर पे है, जो जिसमें कि कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या है कॉलेजेस हैं। तो यूपी का आपने नंबर याद रखना है, 8114 कॉलेज है उत्तर प्रदेश में और 32 कॉलेजेस है 1 लाख लोगों के लिए। सो अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड यूएस के जो काउंटर पार्ट है जेक सुलिवन, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ ICET। ठीक है। कहाँ पे? दैट इज़ वाशिंगटन DC में। तो वाशिंगटन DC क्या है? ये कैपिटल है USA की। वहाँ पे इन्होंने ये ICET का उद्घाटन किया है। ठीक है। ICET का मतलब क्या है? ICET का मतलब है कि स्ट्रैटेजिक कमर्शियल एंड साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। स्ट्रैटेजिक मतलब कि स्ट्रैटेजी बनानी है हमने, कमर्शियल मतलब कि कमर्शियलाइज करना है किसी भी टेक्नोलॉजी को, और साइंटिफिक अप्रोच लानी है किसी भी टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो ये इसका ये मेन मोटिव है, स्ट्रेटेजिक कमर्शियल एंड साइंटिफिक। कोई टेक्नोलॉजी है उसमें स्ट्रेटेजिक कमर्शियलिटी और साइंटिफिक अप्रोचेस जो हमने उसमें लानी है। तो इंडिया और USA इस दोनों में क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है। जो ICET है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2022 में इसको बोला था कि हम ICET जो है इंडिया और USA का आपस में कंट्रीब्यूशन करके स्ट्रेटेजिक कमर्शियल एंड साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाया हुआ है और अजीत डोभाल और US के जो काउंटर पार्ट है जेक सुलिवन, इन दोनों ने मिलकर ICET का उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया वाशिंगटन DC में, ताकि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट कर सकें, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में हम भागीदार बन सकें, इनिशिएटिव कर सकें, नए नए साइंटिफिक अप्रोच लगाएं। ठीक है। उसको कमर्शियलाइज करें, टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटजीज बनाएं। ठीक है। दोनों इकट्ठे करके ये काम करेंगे। ठीक है। तो बोथ कंट्रीज ऑल्सो अंडरलाइन देयर कमिटमेंट टू द वर्क टू रिजोल्व इश्यूज़। ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू रेगुलेटरी बैरियर्स, ट्रेड की, टैलेंट मोबिलिटी की। टैलेंट मोबिलिटी मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में हमारे जो रिसर्चर्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशन करें और जो साइंटिफिक इनोवेशन करके हमारे पास जो डिवाइस बनता है उसका ट्रेड करें। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस ICET के थ्रू हम सारी की सारी चीज़ों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे बिटवीन इंडिया एंड USA। So road transport and highway ministry announced to scrap all government vehicles older than how many years? दैट इज़ P15। तो जितने भी हमारे पास सरकारें हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना जो कि 15 साल से पुरानी है, ठीक है, 15 साल से जो पुरानी है, उनको क्या करेंगे? उनको ख़त्म कर देंगे, उनको डिस्कार्ड कर देंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएंगी? उनकी जगह पे न्यू व्हीकल्स आ जाएंगी, जिसमें जो कि काफ़ी अच्छा जो कि फ्यूल भी कम यूज़ करेंगी और वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनेगी। न्यू गाड़ियाँ होंगी, वो क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएंगी, बहुत कम पोल्यूशन जो है वो फैलाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जब कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है, तो वो क्या करती है? फ्यूल खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन फैलाना स्टार्ट कर देती है। तभी क्या किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स एंड नितिन गडकरी जी 1 अप्रैल से उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हैं, उनको हम ख़त्म कर देंगे, उनकी जगह पे नई गाड़ियां लेके आएंगे। तो इस तरह से जो 9 लाख गाड़ियाँ हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे और उनकी जगह पे नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। निधि आपके निकट इज़ आउटरीच प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? दैट इज़ सी EPFO। तो जो EPFO है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने निधि आपके निकट ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है। तो इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, ठीक है, तो
हर महीने के 27 तारीख को, ठीक है, हर महीने की 27 तारीख को जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, एंड 27 तारीख को जो EPFO के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, टू रीच, उन्होंने पहुंचना है किसके थ्रू, जितने भी हमारे पास लोग हैं उनके पास पहुंचना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशन बनता रहे, एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशन बने, इसके लिए जो है हमारे पास निधि आपके निकट ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है EPFO ने, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दैट इज़ बी 2 फरवरी, ठीक है। सो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। अब वेटलैंड्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स इस तरह की ज़मीन होती है जिसमें हमारे पास थोड़ा बहुत या तो पानी होता है, या तो नेचुरल होता है, या तो वो क्या होता है आर्टिफिशियल बनाया होता है, जिस तरह से लेक्स होती हैं, झील होती है, पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे सपोज कर लो कोई एक या तो वहाँ पे कोई स्पीशीज़ रहती है, या तो वहाँ पे कोई प्लांट की स्पीशीज़ है, यहाँ पे कहीं एनिमल की स्पीशीज़ है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा क्या बनता है, जिम्मेदारी बनता है। तो इस तरह की जो ज़मीनें हैं, इस तरह की जो साइट्स हैं उनको जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के वेटलैंड्स के थ्रू उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की जो कन्वेंशन हुई थी ना वो 2 फरवरी 1971 को हुई। तो 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज एक्सेप्टेड, ठीक है, जो कन्वेंशन थी वेटलैंड्स के ऊपर, ठीक है, जो इस तरह की ज़मीनें हैं उनको हमने बचाना है, ठीक है, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था कि हमने इस तरह की जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, कहाँ पे हुई थी, रामसर ईरान में हुई थी, ठीक है। तभी हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास वेटलैंड्स होती हैं जिसको हम कंजर्व करते हैं ना, उसको हम रामसर साइट बोलते हैं। रामसर साइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रामसर जो ईरान में है वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था कि हमने वेटलैंड्स को क्या करना है, सेव करना है। और ये जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तभी 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड्स वेटलैंड जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके थ्रू हमने वेटलैंड्स को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेटलैंड्स हैं जिनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, पर्टिकुलर प्लांट होता है, पर्टिकुलर जगह होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह की वेटलैंड्स को क्या करना है, हमने कंजर्व करना है। वही है रामसर कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स है और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास तमिलनाडु के पास है 14, ठीक है। 14 जो हमारे पास है, सॉरी ये गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो 14 रामसर साइट्स है हमारे पास इन तमिलनाडु की, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। बिगेस्ट सबसे बड़ी जो रामसर साइट्स है वो सुंदरबन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में आती है। 4230 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड है जो कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट एवर रामसर साइट जो इंडिया की है वो है चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। पूरे इंडिया में जो हमारे पास रामसर साइट्स हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, 75 रामसर साइट्स हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट है। आपने क्या करना है, ये सारी की सारी फ़ोटो आप अपने पास रखो, इसको प्रिंट आउट करके, और उसके बाद उसको देखते रहो कि कौन सी स्टेट में कितनी हमारे पास रामसर साइट्स हैं। जिस तरह से हमारे पास जम्मू कश्मीर में है शालबग वेटलैंड, वुलर, हाईगम, होकेरा, सुरीनार एंड मानेसर लेक, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की। उसके बाद सोकर वेटलैंड, अंसोमेरी लेक, ठीक है, ये हमारे पास लद्दाख की। चंद्रताल, पोंग लेक, रेणुका वेटलैंड, ठीक है, जो ये तीनों हैं ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाती है, इस तरह से ये सारी की सारी आ जाती हैं। अब आपके पास यहाँ पे लोकटक लेक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मणिपुर की, और पाला वेटलैंड त्रिपुरा की, ठीक है, रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी वेटलैंड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चिलिका लेक, टम्पेरा लेक, अनसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपने इसको, ये जो फोटो है इसको
इसको रखना है अपने पास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सारी की सारी, अगर आप इनको एक एक तरह से याद करोगे ना, एक एक करके याद करोगे, तब ये याद नहीं रहेगा। अगर आपके पास इस तरह की फ़ोटो हो और आप उसको डेली उसको देखते रहो कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, तो आप इजीली उसको 2-3 दिन के अंदर इसको आप लर्न कर सकते हो। तो ये विच स्टेट स्टार्टेड समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान जो कैंपेन है वो कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। क्यों किया है ये जो कैंपेन है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो गर्ल्स एम्पावरमेंट है उनके लिए है, मतलब कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है ये किसके अंडर काम करेगा, ये करेगा आरोहिणी इनिशिएटिव जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये काम करेगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो 746 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल जो गर्ल्स स्कूल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की लड़कियों को सेफ्टी प्रदान करेंगे और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की एक कैंपेन है टू एम्पावर द गर्ल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है। अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से मतलब कि जिनको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, जो काफ़ी गरीब हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा क्या मनाया जाता है, जैसे SC ST वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी गर्ल्स हैं, सब सारी की सारी जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनकी सेफ्टी करना और उनकी सिक्योरिटी करना, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स है ना, कितने हैं, 746 हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लेंगे 2 टीचर्स, हर स्कूल से 2-2 टीचर लेंगे। उनको क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से गर्ल्स को आपने सिखाना है कि वो किस तरह से अपनी सिक्योरिटी कर सकती है, किस तरह से अपनी सेफ्टी कर सकती है। तो इस तरह से उनको एजुकेट करेंगे। और जो ये 2 टीचर्स हैं वो स्कूल में जाएंगे और स्कूल में क्या करेंगे, वो फिर उन लड़कियों को सिखाएंगे कि किस तरह से आपने एजुकेशन लेनी है, किस तरह से आपने अपने गोल सेट करने हैं, किस तरह से आपने अपनी सेफ्टी रखनी है, किस तरह से आपने अपनी सिक्योरिटी रखनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। और अलॉन्ग विद द टीचर्स के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ग्रूम किया जाएगा, उनको भी एजुकेट किया जाएगा, ताकि वो गर्ल्स को आगे आगे शिक्षा दे सके उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। सो यूनियन बजट 2023 फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ एस्टिमेटेड एट, इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, जो कि अभी है अप्रैल तक, ठीक है, मार्च 31 तक, ठीक है, वहाँ तक जो यूनियन बजट है जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था हमारे पार्लियामेंट में, उसमें जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया की, दैट इज़ 7%, ठीक है। वो 7% ग्रोथ है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23 जो भी 2-3 मंथ बचे हैं उसमें जो ग्रोथ होगी इंडिया की वो होगी 7%। टू स्पेंड, मतलब कि 2200 करोड़ रुपए जो है हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है। जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम सारा का सारा बजट एक ही बार में पढ़े ना, तो आपको क्या करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप एकदम से भूल जाओगे, ठीक है। तो तभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डेली 1 या 2 क्वेश्चन बजट से रिलेटेड लेके आऊँगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकोगे, आप धीरे धीरे से आप हर क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, हर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। अगर हम एक ही बार में सारा का सारा बजट पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा बजट है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके इसको करूँगा। सो एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट का टारगेट है वो इंक्रीज़ किया गया है 20 लाख करोड़ तक, ठीक है, 2200 करोड़, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर है ये पहले भी आ गया है, ठीक है। प्रोपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख करोड़ का है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि पिछले साल से 33% ज़्यादा है, ठीक है। प्लान टू इंक्रीज PM हाउसिंग, जो प्रधानमंत्री की जो हाउसिंग की स्कीम है उसके लिए जो फंड है वो 79,000 करोड़ जो है वो रखा गया है इस बार, मतलब कि पिछले बार ये कम था, इस बार इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। 15,000 करोड़ जो है वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है ना हमारे पास PVTG, ठीक है, 3 साल तक हम क्या करेंगे, 15,000 करोड़ जो है इन वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। अब टैक्स की बात करते हैं। जो टैक्स स्लैब है अंडर द न्यू रिजीम, ठीक है, 3 लाख से 6 लाख जिसकी इनकम है उसके लिए
5% है टैक्स, और 3 लाख से पहले जितने भी रुपीज़ हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 6 से 9 लाख तक लगेगा 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और एवरेज 15 लाख से ऊपर जो है वो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%। सो ये था हमारे पास यूनियन बजट के कुछ एक क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल कम बाय दैट इज़ ए दिसंबर 2023। तो इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कब तक आ जाएगी, वो दिसंबर 2023 तक क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है वंदे मेट्रो आफ्टर जर्मनी एंड चाइना। ठीक है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है वो बनाई है जर्मनी ने, उसके बाद अभी भी कुछ दिन पहले चाइना ने भी इसका सफल परीक्षण कर दिया है और इसको स्टार्ट किया है हाइड्रोजन ट्रेन को। अब इंडिया तीसरी कंट्री बनने जा रहा है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है दिसंबर 2023 तक क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, गोइंग ग्रीनर। ठीक है, जो हाइड्रोजन ट्रेन होती है ना वो ग्रीनर होगी। ग्रीनर का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ही कम होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक है, और मोर सस्टेनेबल होगा। ठीक है, मोर सस्टेनेबल मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया टुवर्ड द इन्वायरमेंट। द इंडियन रेलवे जो अश्नवी वैष्णव है उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो इस तरह का क्या होगा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा ताकि CO2 का एमिशन है वो कम से कम हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें। लाइक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास 8 जो हेरिटेज साइट्स है ना वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। 8 हेरिटेज रूट्स कौन कौन से हैं, हेरिटेज रूट्स लाइक शिमला कालका रेलवे, सबसे पहले शिमला कालका रेलवे है, दूसरा नीलगिरी माउंटेन है, तीसरा दार्जिलिंग हिल्स है, कांगड़ा रेलवे है चौथा, बिलीमोरा वघाई है, महुआ पतला पानी है। ठीक है, और मारवाड़ देवगढ़ है। ठीक है, उसके बाद मदेरन हिल रेलवे है महाराष्ट्र में। तो ये सारी की सारी जो 8 रेलवे की हेरिटेज रूट्स है ना वहाँ पे हम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कब तक, दिसंबर 2023 तक। और इंडिया इस ट्रेन को खुद बनाएगा। तो ये हमारे पास वर्ल्ड का तीसरा हो जाएगा। तीसरी कंट्री कौन बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। पहली कंट्री कौन है, जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला, दूसरा चाइना एंड तीसरा विल बी द इंडिया इन अप टू दिसंबर 2023। यूनियन बजट 2023 का एक क्वेश्चन है, स्टेट्स वुड बी एनकरेज टू सेट अप डैश डैश मॉल्स इन देयर कैपिटल्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट सेंटर्स। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास जो कैपिटल्स हैं, स्टेट की जो कैपिटल्स हैं और जो स्टेट के सबसे बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट सेंटर है ना वहाँ पे कौन से मॉल्स है वो स्टार्ट करने वाली है गवर्नमेंट, दैट इज़ बी यूनिटी मॉल। ठीक है, यूनिटी मॉल्स जो है वहाँ पे स्टार्ट करने वाली है। अब यूनिटी मॉल कहाँ पे है, सो यूनिटी मॉल जो सबसे पहले जो बनाया गया था, ठीक है, वो कहाँ पे बनाया गया था, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ पे है, एकता नगर जो कि केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, वहाँ पे ये सेटअप किया है यूनिटी मॉल। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, उसका जो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है उसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कि वहाँ पे फेमस है, वो प्रोडक्ट वो लेके आएंगे और इस यूनिटी मॉल में रखेंगे। और यूनिटी मॉल से जो है लोग, जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ से उनको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले प्रोडक्ट भी वहाँ पे मिलेंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास सपोज कर लो पंजाब स्टेट है, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है सपोज करो, ठीक है, जो चंडीगढ़ है उनका कोई अपना एक प्रोडक्ट है वो जो कि वहीं पे बनता है। ठीक है, सपोज करो वो वहीं पे बनता है। ठीक है, तो उनको GI टैग बन गया, GI टैग मिल गया चंडीगढ़ को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वो वाला प्रोडक्ट है वो वही प्रोड्यूस कर सकते हैं आने वाले 10 से 20 सालों के बीच में। 10 सालों तक होता है शायद। ठीक है, 10 सालों तक वही प्रोड्यूस करेंगे, वही उनको बेचेंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया का वो एक तरह का इंडिकेशन टैग बन जाएगा। ठीक है, वही वाले। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी क्या होंगे, वो यूनिटी मॉल में रखे जाएंगे ताकि जो हमारे पास टूरिस्ट है वो वहाँ पे जाए और उनको ईजिली जो है उस पर्टिकुलर एरिया का जो सबसे बढ़िया ब्रांड है, सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो उनको वहाँ पे मिल जाए। इस तरह से उनकी इकॉनमी भी बढ़ जाएगी, इस तरह से उनको पैसा भी आना लग जाएगा। ठीक है,
सो व्हाट इज़ जीआई। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होते हैं, तो ये होते हैं जैसे वेल नोन प्रोडक्ट्स होते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन से, जैसे हिमाचल है, हिमाचल से कोई एक काला जीरा होता है कि नॉर्थ साइड में, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की एक फसल होती है, एक पर्टिकुलर एरिया का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ तो सरकार क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट के लिए क्या दे देती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देती है। इसका मतलब ये है कि जो ये काला जीरा है वो किन्नौर वाले एरिया में ही बनाया जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का वो जीआई टैग बनेगा 10 सालों तक के लिए, ठीक है। तो इस तरह के रीजन्स होते हैं। तो दिस प्रोडक्ट आर ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी आते हैं, गुड फूड आइटम्स भी आ जाती हैं। तो इस तरह की सारी आइटम्स जो इसमें आ जाती हैं, डिशेस भी आती हैं, ठीक है। और जीआई टैग जो इंडिया में सबसे पहले जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। Which government launches Vision for All Schools Eye Health Program, that is C गोवा। सो गोवा ने ये स्टार्ट किया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है, गोवा ने स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन द पार्टनरशिप, किसके साथ पार्टनरशिप की है इन्होंने, वन साइड लुक्सोटिका, ठीक है, ये फाउंडेशन है, एंड प्रसाद नटराल्या, ठीक है, इन दोनों ने के साथ मिलके जो है ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह का इन्होंने एमओयू साइन किया, पार्टनरशिप साइन की है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं ना, स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके आई का, आंखों का जो चेकअप होगा वो होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्या लगेंगे, कैंप लगेंगे, ठीक है। उसमें स्पेक्टेकल्स जो हमारे पास चश्मे होते हैं, जिनकी विजन में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको देंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम जो है वो गोवा में चल रहा है, ठीक है। द विजन फॉर गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जो ये विजन फॉर आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे, विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, उसी के बेस पे हमारे पास विजन फॉर ऑल स्कूल, ठीक है। पहले पूरे गोवा के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पूरे गोवा के लोग यहाँ पे जा सकते थे। अब पर्टिकुलर स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया है, इसका नाम है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज इन गोवा, ठीक है। अब क्या है, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ विल फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ 2000 टीचर, इसमें 2000 टीचर्स को ये लेंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, एक तरह की ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, स्कूलों में, ताकि जो जिस तरह की आंखों से रिलेटेड ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से आपने क्या करना है, इनकी चेकअप करनी है, किस तरह से इन आंखों की रोशनी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह की ये ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को, और टीचर जो है स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम आंखों की प्रॉब्लम्स को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वन साइड जो एसिलोर लुक्सोटिका है फाउंडेशन है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कमिट किया है कितना, प्रोवाइडिंग 25,000 फ्री स्पेक्टिकल्स, मतलब कि 25,000 जो फ्री के चश्मे हैं वो प्रोवाइड करेंगे, किन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं जिनमें कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है उनकी आंखों में, ठीक है, वो चेकअप करेंगे। पहले वो चेकअप करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट की चेकअप करेंगे, फिर उनकी आई में जिस स्टूडेंट की आई में कुछ प्रॉब्लम होगी उनको फ्री में 25,000 फ्री में स्पेक्टेकल्स देंगे, ठीक है, ताकि उनकी आइज़ को अच्छा किया जा सके। तो ये कौन की स्कीम है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज़ ऑफ गोवा, और विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम ये भी गोवा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। डैश डैश टू बी द थीम कंट्री फॉर 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। अभी हमने कल पढ़ा था कोलकाता बुक फेयर, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, उसमें जो थीम कंट्री है, ठीक है, वो थी कौन सी कंट्री थी, मैंने बताया था आपको, दैट इज़ इन स्पेन, ठीक है, वो थी स्पेन, ठीक है। अब मैड्रिड है, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है स्पेन में। तो इसी को ऑनर को देखते हुए, ठीक है, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में तो हमने स्पेन को दिया है, क्या दिया था, थीम कंट्री का टाइटल दिया था, बट जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है कहाँ पे हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, अब ये स्पेन में हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थीम कंट्री जो है वो रखी है इंडिया, दैट इज बी इंडिया। तो इंडिया विल बी इनवाइटेड एज द फोकल कंट्री फॉर द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025, जो कि स्पेन में होने वाला है, ठीक है। तो द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इज़ एन एनुअल इवेंट, ये हर साल होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, ब्यूंड रिट्रो पार्क जो मैड्रिड में है वहाँ पे ये फेयर जो है ये होता है। Who has been honored with FIH President's Award 2023, that is D. V.K. Pandian. So V.K. Pandian को क्या मिला है,
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 जो इनको मिला है। अभी आपको पता है कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, ठीक है, उन्होंने जो मेंस का वर्ल्ड कप है 2023 का, जो कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा इंडिया में हुआ था, दैट इज़ भुवनेश्वर। और तो भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये हॉकी का वर्ल्ड कप जो है हुआ था, ठीक है। अब आपको पता है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तैयब इकराम, ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं। तो ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के क्या है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, आजकल ये इनके प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने FIH जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो VK पंडियन को दिया है, जो कि सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, मतलब कि CM जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ये सेक्रेटरी हैं VK पंडियन। उनको जो है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो 2023 जो है वो दिया गया है। किसने दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी दैट इज़ तैयब इकरम ने वो दिया है, ठीक है। क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हॉकी का जो वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है और उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। अब CM कौन है वहाँ के, उड़ीसा के, दैट इज़ नवीन पटनायक, ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है VK पंडियन, उनको ये अवार्ड मिला है। अब इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स डैश डैश एज फर्स्ट फीमेल PM, ठीक है। जो इक्वेटोरियल गिनी है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनी है, वो बनी है मैनुएला रोका बोटी, ठीक है। मैनुएला रोका बोटी जो है वहाँ की पहली PM फीमेल PM जो है वो बनी है। अब इक्वेटोरियल गिनी कहाँ पे है, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी आप यहाँ पे देखो, ये गैबन और कैमरून के बीच में ये कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन आ जाता है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अब ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चैड है, नाइजीरिया है, तो इसकी ये आपकी नेबर कंट्रीज़ है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट है TO नेगुमा मबासोगो, ठीक है। और PM कौन है, मैनुएला रोका बोटी, जो कि अभी बनी है फर्स्ट फीमेल PM ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद आता है इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल कहाँ पे है, मलाबो में। इक्वेटोरियल गिनी की करेंसी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, तो इनकी ये क्या है, ये करेंसी है। अब यूनेस्को लिस्टेड यूक्रेन डैश डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, दैट इज़ डी ओडेशा। अभी आपको पता होगा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, ठीक है। तो ये जो ओडेशा है ना, ओडेशा देखो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका यूक्रेन है, ठीक है, ये सारा का सारा यूक्रेन है। और यूक्रेन के अंदर ये आपका ओडेशा एक जगह आती है, ठीक है। ये बिल्कुल कहाँ पे है, ब्लैक सी के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रशिया वाले बहुत ज़्यादा अटैक भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है। और वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स भी वहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये बोला था कि ओडेशा को क्या कर दो, एक एंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दो। क्यों घोषित कर दो, इससे यूक्रेन को क्या फ़ायदा है, इससे यूक्रेन को ये फ़ायदा है कि जब यूनाइटेड नेशन इसको एंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एंडेंजर कैटेगरी में लेके आएगा, तो क्या करेगा, रशिया इस पर अटैक नहीं कर सकता उसके बाद, ठीक है। जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर रशिया जो है वो अटैक नहीं कर सकता, बल्कि उनको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फंडिंग देनी पड़ेगी, टेक्निकल सपोर्ट करना पड़ेगा सभी कंट्रीज़ को इस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए, ताकि जो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको बचाया जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जानबूझ के ये करवाया है यूनाइटेड नेशन से। सो ओडिशा हैज़ बीन डब्ड द इंट्रू कल्चर कैपिटल ऑफ यूक्रेन बाय द सिटी मेयर दैट इज़ गेनेडी तुर्कोनोव, ठीक है, मेकिंग इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूक्रेन आइडेंटिटी। मतलब कि ये इन्होंने ये बोला है कि जो ये ओडिशा रीजन है ये यूक्रेन की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, इसको बचा के रखो, इसको क्या कर लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लेके आओ, एंडेंजर साइट में लेके आओ। तो यूनेस्को ने इसको क्या कर लिया है, वर्ल्ड डेंजर साइट में लेके आया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, रशिया इसके ऊपर जो है अब बहुत ज़्यादा शीलिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे इन्वेट नहीं कर सकता ओडेशा रीजन को, क्योंकि उसके ऊपर अब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा। तो इसी के लिए ये काम जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन को।
सो इंडिया वेलकम्स डैश डैश इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, जो COP21 जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो फ्रांस में हुआ था, वो जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है ना, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है UNFCCC। ठीक है, ये फ्रांस में हुई थी COP21। ठीक है, पेरिस में। तो वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलके जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी, 2015 में बनाई थी इंडिया और फ्रांस ने मिलके। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमने देशों को एक साथ लेके आना है और जितने भी हम पावर जनरेट करेंगे ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो सोलर पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, इसका मेन मतलब क्या है, नोडल एजेंसी क्या है, क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सन है, एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है और एक पूरा का पूरा ग्रिड है। ग्रिड मतलब कि जो हम सोलर के जो पैनल्स होते हैं उनको ग्रिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या करेंगे, सन से क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे और पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो बिजली की शॉर्टेज है वो कहीं पे भी ना हो। तो इसके लिए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने बनाया था। कहाँ पे, पेरिस में बनाया था 2015 में COP21 के टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है एक और कंट्री एडअप हो गई है, आई थिंक 123 या 124 कंट्रीज़ इसमें आ गई है। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी इसमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने भी रेमंड सर्गी बेल जो इनके एम्बेसडर हैं, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिया है कि हम भी इसमें आएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सभी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में क्या करेंगी, एक तरह की ट्रीटी साइन करेंगी। ठीक है, जो कि इस फैमिली में आएंगी और क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली एक तरह का एक क्या बनाएंगे, सोलर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और सभी कंट्रीज़ को इसको भेजेंगे विद रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट को रिड्यूस भी होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अब जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है गुरुग्राम, इंडिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में जानते हैं। ये सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला। ठीक है, तो ये कंट्री है वहाँ की सेंट्रल अफ्रीका की। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की और उसकी कैपिटल है किनशासा। ठीक है, और ये कॉन्गो रिवर के बैंक पे स्थित है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, जो कॉन्गो रिवर है ये एक ही रिवर ऐसी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को ये 2 बार क्या करती है, काटती है। So that's all for today. Thank you.